हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप सब लोगों का एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग उपस्थित हुए हैं एक विशेष सूचना लेकर के। और ये विशेष सूचना ये है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने यानी कि UPSSC ने अब पेट यानी कि प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, यानी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा जारी कर दिया है। ठीक है। और आप लोगों को ये बता देना ज़रूरी है कि PCS परीक्षा यानी कि PCS और PCS लेवल की परीक्षाओं को छोड़ करके उत्तर प्रदेश में जितनी भी समूह गा से संबंधित है, क्लर्कियर संबंधित परीक्षाएं हैं, जितने भी परीक्षाएं हैं उनके लिए पेट परीक्षा दिया जाना आवश्यक है। क्योंकि जो इसे पेट परीक्षा में सम्मिलित होते हैं आने वाली वैकेंसियों को वही भर सकते हैं। तो इसकी विस्तृत जानकारी हम लोग आप लोगों को उपलब्ध कराएं। इससे पहले आप लोगों को से रिक्वेस्ट है कि या तो चैनल पर नए हैं या अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है। तो पेट जो है ना 2025 जारी कर दिया गया है। 2024 में कोई पेट जारी नहीं हुआ था। ठीक है। इसलिए 2023 की जो वो है वैलिडिटी है वो ख़त्म हो रही थी, लेकिन अब 3 साल का भी कर दिया गया है पेट को कि 3 साल तक वैलिड होगा। और 3 साल में जो भी तीनों सालों में कोई चाहे तो दे सकता है एग्ज़ाम, तीनों सालों में कोई चाहे तो ना दे। ओके। तो इसमें आज ही इसका विज्ञापन आया है। 14 मई से इसके फॉर्म भरे जाएंगे। 17 जून लास्ट डेट है और 24 जून तक फॉर्म की फ़ीस जमा की जा सकती है। ओके। तो इसके बाद जो है विलम्ब जो शुल्क के साथ जो है ना, यानी कि यहाँ पर दे रहा है कि जो है ना अंतिम तिथि। चलिए अब इसके बाद जितने भी दिया हुआ है कि 2020 के बाद जितने भी उत्तर प्रदेश में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जितने भी परीक्षाएं करवाई जाती हैं, ठीक है, ग्रुप सी वाली परीक्षाएं करवाई जाती हैं, इन सभी के लिए ठीक है द्विस्तरीय प्रणाली ज़रूरी है, जिसमें कि पहला स्तर आता है आपका पेट। ओके। तो जो है पेट के लिए आपको आवेदन करना है ऑनलाइन, सिर्फ ऑनलाइन आवेदन होगा। ऑनलाइन के आवेदन के अलावा किसी प्रकार के आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इसमें जो अर्हता है यानी क्वालिफ़िकेशन है वो क्या होनी चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन के लिए इन्होंने दिया हुआ है कि इसमें द्विस्तरीय प्रणाली को यदि हमको लागू करना है, ठीक है, तो इसके लिए एक परीक्षा करवाई जाएगी पेट। और पेट में जो है जितने भी आने वाली वैकेंसियां हैं उसमें जो आपको फॉर्म भरना है, ठीक है, उसके लिए पेट की अनिवार्यता है। ओके। तो ये 2000 जो यानी कि कार्मिक अनुभाग के द्वारा 28 अप्रैल को ये निर्णय लिया गया है, ठीक है, कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा का आयोजन क्या करवाया जाए, वार्षिक रूप से करवाया जाएगा। लेकिन साथ में क्या हो जाएगा, परीक्षा में प्राप्त अंक अगले 3 वर्ष के लिए मान्य होंगे। किसी भी विज्ञापन के आयोजन के समय एक से अधिक प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के वैध स्कोर की दशा में अभ्यर्थियों को तत्समय धारित वैध सर्वाधिक नॉर्मलाइज्ड अंक के आधार पर आवेदन करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। और उनकी शार्ट लिस्टिंग के आधार पर उन्हें क्या किया जाएगा, ठीक है, उनका जो शार्ट लिस्टिंग की जाएगी वो सर्वाधिक अंक के आधार पर की जाएगी। ठीक है। तो इसमें कुछ बच्चों के लिए ये फ़ायदेमंद होगा, अर्थात पेट की जो वैधता होगी वो 3 साल के लिए होगी, लेकिन वो 2025 के बाद होगी। ओके। अब इसके अधीनस्थ कौन कौन से पद आते हैं जिनके लिए आपको यानी फॉर्म भरना है। ठीक है। तो यहाँ पर दिए हुए हैं कि इसमें समूह गा के जितने भी और समूह खा के, ठीक है, समूह खा और समूह गा के पद जो हैं जो UPSSC के द्वारा भरे जाते हैं वो इसके अंतर्गत आएंगे। ठीक है।
इसमें आएगा कौन कौन, कुछ जो है ना पे बैंड दिया गया है। तो 5200 पे ग्रेड से लेकर के, ठीक है, और 9300 पे ग्रेड तक, यानी कि पे बैंड नंबर 2, पे बैंड 1, पे बैंड 2, ये इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और इनके लिए जैसे लोग लेखपाल है, पटवारी है, और साथ में कई प्रकार की जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम होता है, अकाउंटेंट का एग्ज़ाम होता है, ये सब इसी के द्वारा क्या होते हैं, भरे जाएंगे। और ऑनलाइन जो है आवेदन करना होगा, और इसके लिए आपको कई चीज़ें जो है यानी ध्यान देनी पड़ेंगी। पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, फिर आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कई चीज़ें ज़रूरत पड़ेगी। फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड होगा, और फॉर्म को जो यानी कि और कुछ विवरण भरना होगा वो भरा जाएगा, और फीस का भुगतान एवं समायोजन और एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के लिए, ठीक है, क्या हो जाएगा, देखिए यानी अंतिम वो आएगा। और फॉर्म का प्रिंट आउट लेना है, और प्रिंट आउट ले करके देखिए आपके पास रखना है। ओके, और आप कई बार क्या कर सकते हैं, एक बार में ही पूरा कर सकते हैं, और जो है आप उसे कुछ समय ले करके कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके लिए पूरी जो प्रोसेस है वो बता दिया जाता है। सबसे पहले आप इसमें अपने आप को पंजीकृत करेंगे। पंजीकृत करने के लिए, ठीक है, रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको कुछ चीज़ें ज़रूरत है। अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, उत्तर प्रदेश के निवासी हैं अथवा नहीं हैं, यानी इसके लिए बाहर वाले भी भर सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि बाहर वाले नहीं भरेंगे। जन्मतिथि, वैवाहिक स्थिति, लिंग, और मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस, और शैक्षिक अर्हता, ये सब जो है ना भरी जाएंगी। और भरे जाने के बाद इनको आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त होगा। उसके बाद आप आगे जो भी है उनको रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त होने के बाद, रजिस्ट्रेशन जब पूरा हो जाएगा तो रजिस्ट्रेशन के बाद आपको बाकी और सभी चीज़ें, यानी कि सिग्नेचर वगैरह अपलोड करना पड़ेगा। लेकिन सिग्नेचर के लिए आपको ध्यान देना है कि जो हस्ताक्षर है वो आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होना चाहिए। ओके, और वो जेपीजी फॉर्मेट पे होना चाहिए, कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए। इसके बाद आपको जो है ना यानी कि घोषणा होगी, घोषणा को भर के और आपको सबमिट करना होगा। फिर फीस जमा होगी, फीस ऑनलाइन जमा होगी। ठीक है, और फीस के लिए नीचे दिया होगा कि फ़ीस को आपको कितना देना पड़ेगा, ये फ़ीस दिया हुआ है। इसके लिए आरक्षित और सामान्य में कौन से आते हैं, इसमें 160 रुपये तो आवेदन शुल्क है, 25 रुपये है साथ में, तो 185 रुपये लगेगा। ओबीसी के लिए भी वो 185 लगेगा। ठीक है, और इसमें अनुसूचित जाति के लिए 95 रुपये लगेगा, जनजाति के लिए 95, दिव्यांग जन के लिए 25 रुपये। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने ईडब्ल्यूएस के लिए नहीं दिया है, ईडब्ल्यूएस के लिए भी 185 ही लगेगा। ओके, तो 185 ही ईडब्ल्यूएस के लिए भी लगेगा। इसमें आगे दिया हुआ है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, आश्रित, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी और महिला अभ्यर्थी, ठीक है, इनमें जिसके अंतर्गत आते हैं उसके अनुसार उनको वो देना पड़ेगा, अपना फीस जमा करनी पड़ेगी। इसका प्रिंट आउट लेकर के उसे अपने पास रखना पड़ेगा। आगे चल कर के कुछ जो है ना इसमें वो दिया जाएगा, आपको कुछ गलती हो गई है तो उस गलती को सुधारने का मौका दिया जाएगा, लेकिन सभी चीज़ों में सुधारने का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनमें आपको सुधार कर सकते हैं बस। ठीक है, और इसमें कह रहा है कि जो 2025 के लिए जो जारी हो रहे हैं, इसके लिए आयु की सीमा निर्धारित है 1 जुलाई 2025 को 18 वर्ष पूरी कर लिया हो और 40 वर्ष से अधिक ना हो, यानी 1 जुलाई 2025 को 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक की यानी कि होना चाहिए। ओके, और बाकी सबको छूट मिलेगी। छूट किस तरह से होगी, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, ठीक है, इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग सभी के लिए उच्च सीमा में सरकार द्वारा निर्धारित, ठीक है, छूट मिलेगी। जैसे भूतपूर्व सैनिकों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट,
ठीक है, वो 1 जुलाई 2025 से कुशल खिलाड़ियों के लिए 5 वर्ष की छूट जो है वो मान्य होगी। ओके, दिव्यांगजनों के लिए, ठीक है, इसमें अधिकतम आयु में 15 वर्ष की छूट दी जाएगी। और राज्य में जो कार्यरत हैं, ठीक है, कर्मचारी, उनको 5 वर्ष की भी छूट दी जाएगी। ओके, चलिए, आरक्षण उसी तरह से यहाँ पर क्या होगा, अनुमान्य होगा, ठीक है, सभी के लिए। इसके बाद परीक्षा योजना, इसमें जो परीक्षा है वो निर्धारित किया जाएगा, ठीक है, कि परीक्षा के लिए एक 100 अंक की परीक्षा होगी और 100 अंक की परीक्षा में, ठीक है, पाठ्यक्रम जो दिया गया है उस पाठ्यक्रम के अनुसार, ठीक है, यहाँ पर जो क्वेश्चन हैं, पेपर हैं, सॉरी, क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन हैं वो आएंगे। ओके, और अभी तक इसका जो है ना परीक्षा की डेट नहीं निर्धारित हुई है, ठीक है, तो इसकी परीक्षा की डेट बाद में क्या की जाएगी, घोषित की जाएगी। ओके, अब जो है ना स्कोर की वैधता 3 वर्ष तक के लिए प्रभावी होगी। ओके, जिस दिन वेबसाइट पर ये स्कोर कार्ड आपका जारी होगा, ठीक है, उस दिन से लेकर के और 3 वर्ष तक जो है ना इसकी वैधता होगी। ओके, चलिए, अब इसके बाद इसमें कुछ और जानकारियां हैं। यहाँ पर हमारा दिया गया है, इसमें जो सिलेबस है वो क्या होना चाहिए, ठीक है, तो सिलेबस है, इसमें जो 100 अंक होंगे और प्रश्नों की संख्या क्या होगी, 100 होगी। 2 घंटे में क्या करना होगा, ये पूरा होगा। और इसमें इतिहास से 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। ओके, जिसमें सिर्फ इतिहास से संबंधित है, ठीक है, इसमें तीनों इतिहास आएंगे। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यहाँ से भी 5 अंक के आएंगे प्रश्न, ठीक है, इसमें दिया हुआ है ये कहाँ कहाँ से आएंगे, ठीक है। भूगोल से, भारत और विश्व के भूगोल से कितना आएगा, 5 अंक के आएंगे सवाल। इसके बाद अर्थव्यवस्था से भी 5 अंक के सवाल आने हैं। और फिर इसके बाद भारतीय संविधान और लोक प्रशासन से, इसे भी 5 अंक के आने हैं क्वेश्चन। सामान्य विज्ञान से भी 5 अंक के प्रश्न आने हैं। प्रारंभिक गणित से भी क्या होंगे, 5 अंक आएंगे, ठीक है, प्रारंभिक गणित से 5 अंक के आएंगे। और इनमें दिया हुआ है कि दशमलव, भिन्न, पूर्णांक, प्रतिशतता, साधारण अंकगणितीय समीकरण, वर्गमूल, घातांक और औसत। ओके, इसके बाद हिंदी से 5 नंबर के आएंगे, ठीक है, 5 अंक आएंगे हिंदी। इसमें आपको संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची, वाक्यांश, लिंग और संस्कृत भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सामान्य अशुद्धियाँ और लेखक और उनके, ठीक है, वो। इसकी तरह से अंग्रेजी से भी क्या आएगा, 5 अंक आएगा। इसमें अंग्रेजी व्याकरण और अपठित गद्यांश, ठीक है, इससे 5 अंक आएगा, ठीक है। तर्क शक्ति यानी लॉजिकल रीजनिंग से 5 अंक आएगा। ओके, और यहाँ पर दिया गया है कौन कौन से आएंगे। करेंट अफेयर का सबसे ज़्यादा बढ़ाया गया है, 10 अंक का होगा, ठीक है। और सामान्य जागरूकता का मतलब है जिसे आप जीके बोलते हैं, ठीक है, वो है जीके। इसमें है भारत के पड़ोसी देश और राज्य की राजधानियाँ, केंद्र शासित प्रदेश, संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा परिषद, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन और मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, संस्कृति, भारत के खेल और भारतीय अनुसंधान संगठन, पुस्तकें और लेखक, पुरस्कार विजेता। अपठित हिंदी गद्यांश, ठीक है, इसमें 2 गद्यांश आएंगे, 5-5 नंबर के होंगे, वो 10 का होगा, ठीक है। और ग्राफ सहित उसके विश्लेषण की व्याख्या, इसमें भी 5 यानी 2 ग्राफ होंगे जिसमें कि 10 अंक का होगा। और तालिका से व्याख्या करना, ये 10 अंक का होगा, ठीक है। तो आपके 10, 10, 20, 10, 30, ठीक है, और यहाँ से 10, 40 और 10, 50, ये जो 4 हैं यानी 5 भाग हैं आपके, यही आपके 50 के हो जाते हैं। बाकी सब में तो आपका, ठीक है, वो हो जाता है, उसमें उतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो 1 से 10 तक जो भी है वो इसमें बोल रहा है कि जो आपका 1 से लेकर के 9 तक है, यानी जो विषय हैं
वो एनसीईआरटी के सीनियर सेकेंड ईयर में 12वीं तक का होगा, 12वीं तक होगा, ठीक है। और इसमें वस्तुनिष्ठ होंगे, 1/4 अंक काटे जाएंगे। ओके, तो ये हमारा यानी सिलेबस था। और याद रखिएगा, फिर से बताया जा रहा है, ठीक है, आप लोगों को कि ये एग्ज़ाम जो है वो क्या है, क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, यानी कि आपको इसमें ज़रूर जो है भाग लेना है। यदि आप इसमें भाग नहीं लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ से निकलने वाली किसी भी प्रकार की जो वैकेंसी है, ठीक है, उसमें आप जो है भाग नहीं ले सकते हैं। ओके, चलिए, और इसके लिए अब बता देते हैं कि इसमें मिनिमम क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन 10वीं होनी चाहिए, हाई स्कूल होनी चाहिए। हाई स्कूल या उसके समक्ष अर्हता धारित करने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। जिनका आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि से पूर्व हाई स्कूल या उसके समकक्ष अर्हता धारित कर ली है, वे इसके लिए क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। अर्थात अपीयरिंग वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो यानी इसके लिए मिनिमम क्वालिफ़िकेशन 10th है, लेकिन 10th के आधार पर कोई वैकेंसी नहीं निकलती है, ठीक है। इसलिए 10th वाले बच्चे ज़्यादातर क्या करें, इसको भरने की कोशिश ना करें, 12th कर लें तब उसके बाद भरें, ठीक है। चाहें तो भर सकते हैं, रोक नहीं है, लेकिन जो है ज़रूरी यह है कि 12th हो, क्योंकि जितनी भी जो वैकेंसियाँ निकलती हैं ज़्यादातर सब क्या होती हैं, वो 12th या ग्रेजुएशन बेस पर होती हैं। ओके, तो यहाँ पर जो है आपको जो यानी कि योग्यता है वो क्या है, हाई स्कूल होनी चाहिए। ओके, और इसके लिए ज़रूरी ये है कि कोई भी ग्रुप सी की या ग्रुप यानी कि खा की जो वैकेंसी है वो आती है, तो बिना इसके कोई भी बच्चा अप्लाई नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इसमें यही दिया हुआ है कि इसके परिधि में जितने भी आने वाले यानी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में, अर्थात ये जितने भी वैकेंसी निकालेगा, ठीक है, वो सब क्या होंगे, इसी के अंतर्गत आएंगे। अब जब इसके अंतर्गत आएंगे तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अप्लाई करें। ध्यान रखिएगा, ये किसी प्रकार की नौकरी नहीं है, लेकिन आगे आने वाले फार्मों को भरने के लिए इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो आप लोग जो भी आगे आने वाले फॉर्म भरना चाहते हैं, हाँ, पुलिस इसके अंतर्गत नहीं है, पुलिस की कोई भी नौकरी इसके अंतर्गत नहीं आती है। अर्थात जो पुलिस की नौकरी करना चाहते हैं, सिर्फ पुलिस का फॉर्म भरना चाहते हैं, वो उसके लिए ज़रूरी नहीं है। जो सिर्फ पीसीएस का फॉर्म भरना चाहते हैं उनके लिए भी ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है, कि इसको भरें। तो वो जो है चाहें तो भर सकते हैं, रोक नहीं है, लेकिन भर सकते हैं, क्योंकि आने वाले कोई पोस्ट जो है ना, इसमें जब भी आगे आने वाला वैकेंसी होगी वो सब क्या हो जाएंगे, इसके द्वारा भरे जाएंगे। लेखपाल हैं, ठीक है, मंडी परिषद की वैकेंसी हैं, और जो है जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी हैं, और लोअर पीसीएस की वैकेंसी हैं, ये सब इसी के द्वारा भरी जाती हैं। इसलिए इसमें से यानी कि ज़रूरी ये है कि जो भी इन वैकेंसियों को भरना चाहते हैं आगे आने समय में, वो ज़रूर इसको भरें। और आगे जो है आप लोगों को बाद में ये बताया जाएगा कि आप लोग इसमें, और ध्यान रखिएगा, इसमें उच्चतम अंक लाना है, उच्चतम अंक लाना है आपको, ठीक है, क्वालिफाई नहीं करना है। जब तक आप उच्चतम अंक नहीं लेकर के आएंगे तब तक आप आने वाले जब फॉर्म भरे जाएंगे तो उसमें से बाहर छांट दिए जाएंगे, ठीक है। तो जितने भी वैकेंसी आएंगी उनके लिए आपको इसे भरा जाना ज़रूरी होगा, इसलिए ज़रूर इस फॉर्म को भरिए, अप्लाई कीजिए और परीक्षा दीजिए, और परीक्षा की अच्छे से तैयारी कीजिए, ठीक है। आप लोग अच्छे अंक, अधिकतम अंक कैसे ला सकते हैं, इसके विषय में आप लोगों को जानकारी अगले बात दी जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोगों को फिर से एक बार क्लियर कर देना ज़रूरी है कि यह कोई नौकरी के लिए नहीं है, बल्कि नौकरी के लिए आने वाले जो फॉर्म निकलेंगे उनके लिए ये अर्हता परीक्षा है, ठीक है। अर्थात इस परीक्षा को में अपीयर होना ज़रूरी है, ठीक है। अब जैसे अभी वैकेंसी आई थी जूनियर असिस्टेंट की 5500 के करीब, तो उसमें जो जूनियर यानी कि जो कट ऑफ गई थी वो निगेटिव में गई थी, ठीक है। तो जीरो वाले भी क्या हो सकते हैं, इसे फॉर्म भर सकते थे, ठीक है। तो काफ़ी कम मेरिट जाती है, कई बार ऐसा हो जाता है, पोस्ट पर निर्भर करता है कि पोस्ट कितनी है। ओके, तो ज़रूर भरिए और अप्लाई कीजिए। और
तैयारी लग के कीजिए, क्योंकि इसका पेपर बहुत ही कठिन आता है। आप लोग ये मत सोचिएगा, ठीक है। पिछले बार जो 2023 का हुआ था, पेट इतना कठिन था कि लोग 60% भी नहीं क्वेश्चन यानी कर पाए, यानी 60% मार्क्स भी नहीं आ पाए उनके, ठीक है। इसलिए मेहनत के बिना आप लोग नहीं कर पाएंगे, मेहनत ज़रूर कीजिए। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। अगले वीडियो में हम लोग बताएंगे कि स्ट्रेटजी आप लोग कैसे कितनी